जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत की सीमा से 22 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक टापू है। निर्जन सा ये टापू है जिसका नाम है कच्चा थीवू। 17वीं सदी की बात है। इस टापू पर रामनाथ साम्राज्य का शासन हुआ करता था। अंग्रेज आए, उन्होंने शासन किया, मगर साल 1974 के बाद सब कुछ बदल गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आज इस टापू की चर्चा क्यों, तो हुआ यूँ, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर गए और उसी के बाद ये बवाल और बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका और भारत का इस टापू से कनेक्शन क्या है, ये विवाद कैसे हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और ये पूरा मामला क्या है, पूरा विस्तार में बताएंगे। मेरे साथ दीप्ति मौजूद हैं, एक्सपर्ट, इन्होंने रिसर्च किया है इस टापू को लेकर। दीप्ति, सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूँगा कि आखिर ये विवाद को हम समझने की कोशिश करें तो ये कहाँ से शुरू होता है और इसका कनेक्शन क्या है श्रीलंका से? अमन, सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करते हैं जी। इतिहास तो जैसे कि आपने पढ़ा ना कि 17वीं शताब्दी से शुरू हो रहा है। एक पहले ज्वालामुखी आई थी, तो जब ज्वालामुखी आया तो ये टापू बन गया। तो टापू बना तो बहुत लंबे टाइम तक ये यूं ही चलता रहा। फिर होता ये है कि जो रामनाथ साम्राज्य है उसका एक पर्सन जाते हैं और उन्होंने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लिया। हालांकि वहाँ उस टापू पर कोई जनता नहीं रहती है, कोई ऐसा घर नहीं बने या मकान नहीं बने हैं, निर्जन टापू है। तो उस टापू का बेसिकली जो काम था वो ये था कि मछुआरे जाते थे, वहाँ आराम करते थे, अपने जाल सुखाते थे और वापस फिर मछलियाँ पकड़ के वापस लौट के आते थे। अभी आता है कि जब दोनों देशों की जो श्रीलंका और भारत के लिए कनेक्शन क्या है, हाँ। तो ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समुद्री जहाँ पर ये टापू है तो जितनी दूर भारत के लिए पड़ रहा है ऑलमोस्ट उतनी ही दूर श्रीलंका के लिए पड़ रहा है। तो जब दोनों देश के मछुआरे आते हैं तो समटाइम्स तूफान आते हैं, तो उनको उस चीज़ से राहत के लिए वो टापू मदद करता था, आराम करने के लिए मदद करता था। तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए ये दोनों जो देश हैं, श्रीलंका अपना बता रहे कि दावा ठोकता रहे कि लीगली हमारा है, जबकि भारतीय जो लोग हैं तमिल वाले वो सांस्कृतिक तौर पे बताते आ रहे हैं कि हमारा है, क्योंकि जो राजा थे, साम्राज्य थे, वो तमिल से कनेक्ट करते थे। ये दोनों के बीच कनेक्शन। विवाद की अगर बात करें तो विवाद इसका कहाँ से शुरू हुआ इसका? अगर हम इसके विवाद की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि 1902 की बात है, जब रामनाथपुरम जो थे या फिर जिनको रामनाथ साम्राज्य भी कहते हैं, उन्होंने शासन शुरू किया था। ठीक है। फिर 1902 में अंग्रेजों ने, उस टाइम पे क्या था कि श्रीलंका में भी अंग्रेज आ गए थे और भारत में भी आ गए थे, तो उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और उस द्वीप को रामनाथ जो पुरम साम्राज्य थे उनको पट्टे पे दे दिया। अभी क्या था कि पट्टे पे दिया तो उन्होंने क्या किया कि जो भी वहाँ से मछुआरे जाते थे या उनसे जाते थे तो वहाँ वसूली करना शुरू कर दिया, टैक्स लेते थे एक तरह से। हाँ। अभी टैक्स क्या था, टैक्स का एक मोटा पैसा अंग्रेजों को भी आ रहा था। ठीक है, तो चल रही थी व्यवस्था। ठीक है। 1913 में इसको लेके एक वो भी हुआ, समझौता हुआ कि मछुआरों को छोड़ दिया जाए, जिस टाइप का एक समझौता हुआ, लेकिन वो चलता रहा क्योंकि दोनों जगह ऑलमोस्ट एक ही सरकार थी। ठीक है। तो कोई आपत्ति नहीं थी। 1921 में पहली बार भारत और श्रीलंका में इस टापू को लेके विवाद हुआ, लेकिन इस विवाद पे ज़्यादा किसी ने, सरकारों ने गौर इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ भी ब्रिटिश सरकार थी, यहाँ भी ब्रिटिश सरकार थी, तो वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा और जैसे थे तो वो बेसिकली विवाद जनता के बीच में था। फिर ऐसे विवाद तब 1921 से जो शुरू हुआ है वो अभी तक जारी था। अब बात आती है 1974 में। हाँ। तब तक देश आज़ाद हो चुका था, तो अभी श्रीलंका भी आज़ाद हो चुका था। इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी देश की। तो अभी बारी है कि काम करते हैं, अपनी जो सीमाएं हैं, समुद्री सीमाएं हैं, उनको तय कर लेते हैं कि कहाँ तक आपका समुद्र रहेगा, कहाँ तक हमारा रहेगा। तो जब समुद्री समझौते चल रहे थे उसी दौरान ये आया कि बहुत लंबे टाइम से इस पर विवाद है, तो कोई ना कोई इस पर फैसला कर लिया जाए। तो उस टाइम वहाँ की जो श्रीलंका थी वो भी फीमेल थी, उनका मुझको नाम याद नहीं आ रहा है। तो दोनों के बीच में बातचीत होती है और फाइनली इसका सॉल्यूशन ये निकाला जाता है कि इसको श्रीलंका को सौंप देते हैं। इसके पीछे इंदिरा गांधी का लॉजिक ये दिया जाता है कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एक तो ये हो जाएगा कि हमारे पड़ोसी राज्य, जो पड़ोसी जो देश है श्रीलंका, उससे हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, और दूसरा रीज़न हो जाता है कि हमारा जो भारत का प्रभुत्व है वो एशिया में बढ़ेगा, कि मतलब हम लोग बड़े लोग हैं, हम देने की स्थिति में आ गए ना। मतलब हम ले नहीं रहे, हम देने की स्थिति में, हम अपना भूभाग दे रहे हैं। तो ये कहानी है इसकी। और
यानी कि श्रीलंका और भारत का कनेक्शन तो समझ में आ गया, टापू का विवाद भी समझ में आ गया। उस समय अगर हम देखें तो इस तरह के कड़े फैसले लेने के लिए अगर हम भारत के लिहाज से जिक्र करें तो भारत अगर किसी को अपना हिस्सा दे रहा है तो उसके लिए एक लंबी प्रोसेस से गुजरना होता था। क्या संसद से इसकी मंजूरी ली गई थी उस समय? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि आम तौर पे जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 1 और 3 में जिक्र किया है कि अगर भारत अपना कोई भी भूभाग किसी दूसरे राज्य को देता है, ठीक है, तो उसको संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसको सांसदों को जो सदस्य हैं उनको बुला के डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। इस केस में इंदिरा गांधी जी ने समझौता किया और वो जो मतलब समझौते एक साथ नहीं हुए थे, 4 समझौते हुए थे 2 साल के अंतराल में। तो उसी पूरी प्रक्रिया में ये दिया गया था। तो जब ये पता चला कि भाई ये दे दिया गया है टापू श्रीलंका को, तो इसका विरोध भी हुआ था। तमिल लोगों ने बहुत विरोध किया था, उन्होंने पत्र लिखे सरकार के लिए, कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई। जयललिता हैं, उन्होंने लगाई थी, करुणानिधि ने पत्र लिखा था, अभी डीएमके के जो कई और नेता हैं उन्होंने लिखा। लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो क्योंकि आपने प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो जब प्रक्रिया पूरी आपने प्रोसेस फॉलो ही नहीं की है तो एक तरीके से ये आपका फैसला गलत है। लेकिन क्योंकि आपने समझौता किया है और आपके जो 2 देशों के बीच के समझौते होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उनसे आपको लीगली अथॉरिटी मिल जाती है, मोहर लग जाती है। क्योंकि जब भी कोई समझौता होता है तो वो 10 लोग उधर से आते हैं, 10 लोग इधर से आते हैं, कई बार चीज़ें होती हैं। तो वो इस प्रोसेस से दिया गया, संसद से डिस्कशन नहीं हुआ था, संसद से मंजूरी नहीं ली गई। अगर हम देखें तो जैसा कि जिक्र किया अभी आपने कि तमिलनाडु में हमेशा इसका विरोध होता रहा है, वहीं की सरकारों ने हमेशा इस मुद्दे को उठाया, तो आखिर ऐसा क्यों कि तमिलनाडु ही इसको लेकर इतना फोकस में रहता है हमेशा? और अभी भी हमने देखा कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर जाते हैं, जब ये खबर आती है उस समय भी तमिलनाडु से ही इसको लेकर, इस टापू को लेकर एक विवाद उठा, तो वहाँ इतना क्या इम्पोर्टेंस रखता है टापू? देखो, जो सबसे पहले यहाँ पे ना 3-4 पॉइंट डालेंगे। आर्थिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक तौर पर महत्वपूर्ण है और राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। तो अभी आर्थिक की बात करते हैं। तमिल के जो लोग हैं तो वो ज़्यादातर उनकी जो रोजी रोटी है वो मछली पकड़ के और उसको सेल करके और उससे चलती है, सी फूड पे चलती है। तो अभी मछुआरों के लिहाज से देखिए कि पहले मछुआरे आराम से जाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और अपना आराम करते थे, जाल सुखाते थे, वापस आते थे। अभी क्या हो गया कि 2009 के बाद से अब अगर मछुआरे जाते हैं वहाँ पे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी नाव छीन ली जाती है, उनके जाल जब्त कर लिए जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वो जब एक बड़ी जनता उसका विरोध करती है तो सरकारों को फिर सुनना पड़ता है क्योंकि सरकारें वोट उन्हीं से लेती हैं। दूसरा आता है कि राज्य सरकारों को इसलिए भी आवाज़ उठानी पड़ती है कि जो ये फैसला था वो कांग्रेस सरकार ने लिया था और वहाँ पे हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियां राज्य कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि हम तमिल जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले हम ही हैं, कोई सेंट्रल पार्टी नहीं कर सकती है। बीजेपी इसका विरोध करती है क्योंकि वहाँ कांग्रेस थी, तो बीजेपी को लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वहाँ पे हमारी पैठ बन जाएगी, ये हो जाता है। अगला आता है कि सांस्कृतिक तौर पर, तो सांस्कृतिक तौर पर ये रीजन है कि वहाँ एक उस टापू पर एक चर्च है, तो वहाँ पर जब भी पूजा करनी होती है, साल में एक बार कोई त्यौहार मनाया जाता है, तो उस त्योहार पे पूजा करने के लिए वहाँ से दोनों लोग से जाते हैं, भारत से भी जाते हैं और श्रीलंका से भी जाते हैं, श्रीलंका से भी लोग जाते हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि भारतीय जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे भारतीय नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं वो सांस्कृतिक भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक भी जुड़ा हुआ है और राजनीतिक भी जुड़ा हुआ है। इसलिए तमिल के लोग इसको ज़्यादा मुद्दे को उठाते हैं क्योंकि उनकी जो वहाँ के साम्राज्य थे, जो राजा थे, वो कहीं ना कहीं तमिल संस्कृति से बिलोंग करते थे। तो ये एक रीजन है कि जब भी डिमांड होती है, जब भी मांग होती है तो तमिल के लोग उठाते हैं। यानी कि जिस तरह से आपने बताया कि मामला सियासी भी है, सांस्कृतिक भी है, मछुआरों को तो हाल फिलहाल में अफेक्ट कर ही रहा है, बहुत पहले से अफेक्ट कर रहा है। ऐसे में क्या भारत अभी इस कंडीशन में है कि इस टापू को वापस लिया जा सके श्रीलंका से? मुझे लगता है कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है कि अगर आप श्रीलंका से इस टापू को वापस लेते हैं तो आधिकारिक तौर पे बेशक आपने संसद से इसकी मंजूरी नहीं ली है, ठीक है, तो आप, लेकिन फिर भी ये संवैधानिक तौर पर आपका ये फैसला गलत था क्योंकि आपने मंजूरी नहीं ली, तो आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है। लेकिन ये भी क्या है कि आपने फैसले जो किए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनको मान्यता देता है। तो अगर आप सीधे जाके उठा लेते हैं कि नहीं ये टापू हमारा, हम कब्जा कर लेते हैं, तो 2 देशों में वॉर भी हो सकता है, मतलब वो वाली स्थिति है। क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ दे दिया है और मैंने अपनी श्रद्धा से दिया है, अचानक से मैं उसको छीनूंगी तो डेफिनेटली फिर वो तनाव बढ़ जाएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से भी देखें तो ये थोड़ा सा विवादित मुद्दा है। अगर हम अभी के लिहाज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में श्रीलंका गए थे,
लेकिन दोनों की हाँ एक चीज़ है कि अगर भारत उसको वापस लेना चाहता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, संवैधानिक प्रक्रिया और श्रीलंका की जो सरकार है उसकी सहमति से इस द्वीप को वापस लिया जा सकता है। लेकिन वो कूटनीति मेरे को लगता है कि बहुत उच्च स्तर की करनी पड़ेगी। सारी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको एक बहुत एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके आपको वापस। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में थे, श्रीलंका में गए, मुलाकातें हुई, बैठकें भी हुई। क्या भारत और श्रीलंका के बीच अभी भी इस टापू को लेकर विवाद जैसी स्थिति रहती है या फिर कहीं ना कहीं उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? नहीं, अमन, इसमें क्या होता है कि जब भी ये मुद्दा उठता है या जब तमिलनाडु में चुनाव होते हैं या जब भी कोई श्रीलंका दौरे से इधर आता है या जब इधर से कोई उधर जाता है, तब राजनीतिक तौर पे ये मुद्दा अक्सर उठाया जाता है। या कभी मछुआरे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तब भी उठाया जाता है, कोई तूफान आ रहा है, कोई बड़ी कैजुअलिटी हो गई तब भी उठाया जाता है। लेकिन अभी तक देखा गया है कि मुद्दा कई बार गरमाया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन अभी तनाव उच्च स्तर पर इसलिए नहीं पहुँचता है कि दोनों सरकारें हैं सावधानियां बरतती हैं। जब देश में इधर तनाव मतलब मांग हो रही होती है, आंदोलन हो रहे होते हैं और राजनीतिक बहस हो रही होती है, तो श्रीलंका की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया जाता है। ये सेम चीज़ जब उधर से कुछ हो रहा होता है, जैसे आपको याद होगा 2010 की बात है, 14 की बात है, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी भारतीय मछुआरा यहाँ नज़र आए तो वो गोली मार दो। अभी जब ऐसा कहा जाएगा तो डेफिनेटली विरोध होना स्वाभाविक है, तो दोनों तरफ से बहस हुई, लेकिन अगर वो विरोध छोड़ दिया जाए तब भारत ने कोई बयान जारी नहीं किया था। तो जब एक तरफ विरोध हो रहा होता है तो दूसरी तरफ जो पक्ष है वो शांत रहता है, तो इसलिए वो अपने रिश्तों को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ऐसा तनाव बहुत नहीं बढ़ पाता जैसे भारत पाकिस्तान में बढ़ जाता है ना, दोनों तरफ से जुबान जंग जारी होती है, तो वहाँ पे श्रीलंका और भारत में देखा गया है कि जुबानी जंग नहीं होती है। यानी कि दोनों ही सरकारें बड़े ही आराम से इस मुद्दे को समझदारी से संभालती आ रही हैं। अब आगे देखना इसमें यह होगा कि आगे क्या इस पर कोई फैसला आता है या विवाद ऐसा ही चलता रहता है। उम्मीद करते हैं इस टापू के बारे में आप सब कुछ समझ चुके होंगे, फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्कार।